हम्म, आ गए सब। कोई कुछ बोल रहा है क्या? बोल सकता है, कुछ बोलना चाहते हो तो। नहीं। ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे, कौन है ये चैटिंग वाला? यस सर, आ गए सब। हाँ, आ गए राधिका, आ गए बेटा, आ गए सब, आ गए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। तो आज के लिए हमारे पास यहाँ पे चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, हमने कुछ कुछ चीजें यहाँ पे अभी भी पढ़ी थी। हमने अभी लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, और उसमें हमने बोला था कि भाई गैस एक्सचेंज हो रहा है ना, गैसों का एक्सचेंज हो जा रहा है, वो कैसे गैस आ रही थी बॉडी में, हमने यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए पढ़ लिया था। अब वो जो गैस है या कोई भी पोषक पदार्थ, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो गया, पोषक पदार्थ हो गया, ये सारी चीजों को ले जाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई चीज चाहिए थी। तो उसके लिए क्या कर रहा है, हमारा जो बॉडी का फ्लूइड है वो यहाँ पर वर्क कर रहा है, वो यहाँ पर काम कर रहा है। जो कोई भी पोषक पदार्थ हो गया, वेस्ट मटेरियल बन रहा है, गैस बन रही है, कोई हार्मोन वगैरह बन रहा है, तो उन सारी चीजों को वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है, सारे के सारे जो भी जीव है उसके अंदर में, अगर हम एक कोशिकीय जीवों की बात करें या हम निम्न कोटि के जीवों की बात करें, तो उसमें दूसरे तरह का सर्कुलेशन होता है, लेकिन सर्कुलेशन कहीं ना कहीं उपस्थित होता ही होता है ना। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अगर हम उच्च वर्ग की बात कर रहे हैं या जटिल प्राणियों की बात करें, तो उसमें कोई भी विशेष प्रकार का लिक्विड रहता है, जिससे क्या होता है, कोई भी बॉडी फ्लूइड या कोई भी मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है ना। उसके बाद में यहाँ पर ब्लड, जैसे मनुष्य के लिए बोला कि ब्लड रहता है, दूसरा अगर कोई फ्लूइड रहता है यहाँ पर तो क्या रहता है, लसिका या लिम्फ रहता है इसके लिए। और ये लसिका और लिम्फ, ब्लड और जो लसिका है, ये दोनों चीजें क्या होती है यहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू के एक टाइप है, या कनेक्टिव टिश्यू है एक तरह से, जो बॉडी में, बॉडी के हर एक ऑर्गन या सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखते हैं ना। एक सेकेंड बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं ब्लड के लिए, है ना, कि ब्लड में क्या चीजें हो रही थी। तो ब्लड में क्या हो रहा था, अलग अलग मटेरियल हो रहे थे, अलग अलग कंपोनेंट हो रहे थे, वो अलग। और इसमें क्या चीज बोल रहे थे, हम इसको क्या बोल रहे थे, कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे थे। अरे यार, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? ठीक है। ठीक है, क्या चीज हो रही थी इसमें, यहाँ पे हम, लिक्विड हो रहा था, मैट्रिक्स हो रहा था, प्लाज्मा उपस्थित हो रहा था, और अदर चीजें थी। हमारा कैमरा ही गिरा दिए। हम्म। हम्म। ठीक है, तो ये चीजें दूसरी यहाँ पर अलग अलग चीजें हो रही थी। तो हम यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा की बात करते हैं कि प्लाज्मा क्या कर रहा है। तो प्लाज्मा के लिए उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्लाज्मा क्या रहता है, लिक्विड रहता है, लेकिन कैसा है, येलो कलर का है, गाढ़ा रहता है, और ये ब्लड में कितना रहता है, 55% रहता है। और इस प्लाज्मा में क्या चीज हो रही है कि जो, हम्म, जो वाटर हो रहा है वो कितना रह रहा है, 90 से 92% इसमें वाटर हो रहा है। बाकी जो चीज हो रही है 6 से 8% क्या हो रहा था, इसके अंदर में प्रोटीन हो रहे थे, कुछ दूसरे सब्सटेंस भी इसके अंदर में उपस्थित रहता है। और प्रोटीन जो रहती है वो यहाँ पे 3 प्रकार की प्रोटीन रहती है, ये फिब्रिनोजन रहती है, ग्लोबुलिन रहती है, और एल्ब्यूमिन रहती है। तो ये 3 प्रकार की यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर में प्रोटीन रहती है। अब इसको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए सारे लोग याद रखेंगे, फिब्रिनोजन रहती है, ग्लोबुलिन रहती है, और एल्ब्यूमिन रहती है। ठीक है, फिर फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन क्या कर रही है, यहाँ पे हम अभी आगे चल के हम ब्लड की क्लॉटिंग की प्रोसेस पढ़ेंगे, तब इसको और देखेंगे क्या चीज हो रही थी। फिब्रिनोजन में यहाँ पे ब्लड का जो थक्का बन रहा था या जो क्लॉट बन रहा था उसके लिए उपस्थित हो रही थी। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करती है, एक प्रकार की इम्यून प्रोटीन रहती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा बनाई जाती है, और ये हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, या बोलना चाहिए हमको ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है हमारे शरीर को, कोई भी बाहरी माइक्रोऑर्गेनिज्म या कोई भी दूसरी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है, वो चीजों से हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ठीक है।
अगली चीज हमने फिब्रिनोजन और ग्लोबुलिन देख ली। अब क्या, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या हो रहा था यहाँ पे, परासरणीय संतुलन को बना रही थी। परासरणीय संतुलन मतलब कोई भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा, हमने हमारी बॉडी में बोला था कि एक्टिव और पेसिव दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आयन आयन बॉन्ड वगैरह रहते हैं, वो सब चीजें एक्सचेंज करते रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये परासरणीय संतुलन जो ऑस्मोसिस रेगुलेशन है उसका फंक्शन कर रहा है। ऑस्मोटिक जो प्रोसेसर हो रहा है, परासरणीय दाब उसको नियंत्रित करके रखता है। फिर यहाँ पे प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती है, तो मेन देखो प्लाज्मा में हमने बोला था कि वाटर हो रहा था, कुछ प्रोटीन हो रही थी, लेकिन हमने बोला था अदर सब्सटेंस भी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो उसमें क्या रहता है, यहाँ पे सोडियम रहता है, कैल्शियम आयन रहता है, मैग्नीशियम आयन रहता है, HCO3 रहता है, क्लोरीन आयन उपस्थित होता है। तो ये आयन यहाँ पर उपस्थित होते हैं जो बॉडी की दूसरी प्रोसेसों के लिए वर्क करते हैं, बॉडी के अंदर में जो दूसरे फंक्शन वगैरह हो रहे हैं वो करने में हेल्प करता है। ये कब आ गई लाइट? लाइट चालू कर, कौन सा वाला है ना? ठीक है। अब यहाँ पर शरीर की संक्रमण की अवस्था के कारण ग्लूकोज एमिनो लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कब पाए जा रहे हैं, जब बॉडी के अंदर में कोई संक्रमण हो जा रहा है, तो उसके कारण हमने बोला भाई कोई भी बीमारी हो रही है, कोई भी संक्रमण वगैरह हो रहा है, तो क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, बॉडी के अंदर में कोई भी प्रोसेस डिस्टर्ब हो जा रही थी, तो उसके कारण क्या हो जाना है, प्लाज्मा के अंदर में यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ जाना है, एमिनो एसिड आ जाना है, कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स भी आ जाना है। ये अलग अलग डिसीज के लिए रीजन रहते हैं, अभी आगे चल के हम डिसीज भी देखेंगे, है ना। ठीक है, फिर क्या चीज हो रही थी, अगर यहाँ पर अगर जैसे फिब्रिनोजन हो गया, अगर वो अच्छे से नहीं फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे ब्लड का थक्का वगैरह बनने में दिक्कत होगी। दूसरी चीज क्या होगा, कभी कभी हो जाएगा कि स्कंदन के लिए जो कारक चाहिए थे जैसे फिब्रिनोजन वगैरह, वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ब्लड के मतलब ब्लड बोल रहा प्लाज्मा के अंदर में आ जाएंगे। फिर ये जो स्कंदन के लिए, या जब वो हम उसको स्कंदित कर लेते हैं, जैसे वो लिक्विड प्रोटीन थी उसको हार्ड प्रोटीन में बदल लेते हैं, तो यहाँ पर जो फ्लूइड बनता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे सीरम कहलाता है। और इसके अंदर ज्यादा क्या रहती है, यहाँ पे प्रोटीन और आयंस वगैरह उपस्थित रहता है। ठीक है, फिर बारी आती है यहाँ पे ब्लड के कंपोनेंट की, कि भाई ब्लड के कंपोनेंट में और क्या चीजें रहती है, तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित रहते हैं यहाँ पे। उसमें क्या हो रहा था, सबसे पहले यहाँ पे इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी, है ना, ये लाल रक्त कणिका, इसी को क्या बोल रहे थे हम यहाँ पे, आरबीसी बोल रहे थे, ये याद रखना है। अब आरबीसी आरबीसी के लिए दो वर्ड याद रखना है यहाँ पे, हीमो कहाँ गया, हीमोपोइसिस। ठीक है, हीमोपोइसिस, एक वर्ड आता है यहाँ पे हीमोलाइसिस। हमने दो वर्ड बोले थे, हीमो मतलब तो हो गया हमारा यहाँ पर ब्लड हो गया, ठीक है, दोनों जगह पे। पोइसिस मतलब ये हो रहा है किसी भी चीज का संश्लेषण होना, सिंथेसिस होना। लाइसिस का हमने बोला था कि लाइसिस मतलब होता है कोई भी चीजों का टूटना। तो आरबीसी का निर्माण होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, हीमोपोइसिस कहलाती है। और आरबीसी के नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीमोलाइसिस कहलाती है। फिर यहाँ पर WBC, तो WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और ल्यूकोसाइट्स ये क्या करती है, यहाँ पर जो भी बॉडी के अंदर में कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म वगैरह कुछ आ रहा है तो उससे हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, और इसी ल्यूकोसाइट को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, WBC बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका। फिर यहाँ पे कुछ प्लेटलेट्स रहती है, प्लेटलेट्स भी क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किसी भी कोई भी बाहरी मटेरियल वगैरह आ रहा है तो उसको हमको यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करती है। इसी में यहाँ पे न्यूट्रोफिल कोशिकाएं उपस्थित रहती है, यहाँ पे बेसोफिल कोशिकाएं रहती है, नियोफिल्स कोशिकाएं उपस्थित रहती है, लिम्फोसाइट रहती है, ए ग्रेनुलोसाइट रहती है। ये सारी चीजें क्या करती है, ब्लड का कंपोनेंट बनाती है। दूसरी चीज, ये बॉडी में कोई भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करती है, कुछ
चीजें यहाँ पे जैसे लिम्फोसाइट हो गई या डब्ल्यूबीसी हो गई, ये इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है, इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर यहाँ पे आरबीसी की बात कर लेते हैं। तो आरबीसी क्या हो रहा था, एक स्वस्थ मनुष्य बोला है उसने, ठीक है, ह्यूमन के अंदर में 50 से लेके 50 लाख मिलीमीटर प्रति घन मीटर तक यहाँ पर क्या रहना है, आरबीसी उपस्थित रहना है। फिर उसके अंदर में हमने बोला था आरबीसी कैसी रहती है, यहाँ पे बाई कॉनकेव रहती है, दोनों साइड से ऐसे धसी हुई रहना है। जैसे हम एक बॉल बॉल ले लो, या वो अपन आटा वगैरह का गोला बनाते हैं तो उसमें ऐसा होल कर देते हैं ना, जिससे बालूशाही बनाते हैं, बालूशाही बनाते तो दोनों साइड से होल रहता है ना, वैसे आरबीसी से रहती है ना। फिर आरबीसी के अंदर में मेन जो रहता है वो क्या रहता है, यहाँ पे आयरन उपस्थित रहता है। और आयरन कैसे रहता है, यहाँ पे एक प्रोटीन के फॉर्म में रहता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्म में रहता है। हीमोग्लोबिन के फॉर्म में रहना। फिर यहाँ पर एक स्वस्थ मनुष्य में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो 100 ml में उसमें होना चाहिए 12 से लेके 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ये एक एवरेज है ना। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ में, हमने बोला था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो गैसों के परिवहन में भी क्या कर रहा था, वो मदद कर रहा था। फिर यहाँ पे आरबीसी की एज याद रखनी है कि आरबीसी कितने दिन रहती है जीवित, तो यहाँ पे 120 दिन रहती है। और जब इसका यहाँ पे हीमोलाइसिस होने लगेगा, तो हीमोलाइसिस कहाँ पे होता है, प्लीहा या स्प्लिंट में होता है। इसीलिए क्योंकि वहां पे आरबीसी नष्ट होती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। ये बहुत अच्छे से याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। फिर है यहाँ पे ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट में हीमोग्लोबिन का अभाव हो रहा था, इसीलिए हमने इसको क्या बोला था अभी, WBC बोला था, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, ये श्वेत रुधिर कणिकाएं है ना। WBC हमने इसको बोला था क्योंकि इसके अंदर में क्या हो रहा था, कोई भी प्रकार का वर्णक उपस्थित नहीं हो रहा था, जबकि आरबीसी में वर्णक उपस्थित हो रहा था। दूसरी चीज, आरबीसी के अंदर में यहाँ पे बीच में सेंटर में केंद्रक नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, इनके अंदर में केंद्रक उपस्थित हो रहा था। तो WBC में केंद्रक उपस्थित होता है, और इसकी आरबीसी की अपेक्षा क्या रहती है, इनकी संख्या कम रहती है। वहां पे 50 लाख तक हो रही थी, यहाँ पे 6000 से लेके 8000 प्रति घन मीटर हो रही थी। और ये क्या हो रही थी, बहुत ही कम समय के लिए रहती है। फिर इसको दो भागों में बांटा था। दो भागों में कैसे, यहाँ पे ग्रेन्युलोसाइट था और ए ग्रेन्युलोसाइट था। तो जो ग्रेन्युलर साइट हो रही थी उसमें क्या हो रही थी, जैसे यहाँ पे प्लेटलेट्स हो गई, इयोनोफिल्स हो गई, बेसोफिल्स हो गई, ये ग्रेनुलर हाँ ग्रेनुलोसाइट्स में आ रही थी, कर्णिका में हो रही थी, ये कर्ण के जैसी हो रही थी छोटी छोटी। जबकि यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल हो गई, लाइसिट हो गया, टी लिम्फोसाइट हो गया, बी लिम्फोसाइट, ये ग्रेनुलर ए ग्रेनुलोसाइट थी, मतलब इसमें कोई कर्ण वगैरह नहीं हो रहा था, बस एक अणु उपस्थित हो रहा था। और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का वर्क करती थी। फिर न्यूट्रोफिल की संख्या यहाँ पे याद रखना है कि WBC तो आरबीसी से कम हो ही रही थी, ये WBC आरबीसी से कम थी, लेकिन WBC में भी जो न्यूट्रोफिल हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे कम मात्रा में उपस्थित रहता है, ठीक है। ओ न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा रहता है, जो बेसोफिल हो गया वो कैसा रहता है, सबसे कम मात्रा में उपस्थित रहेगा। फिर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स, ये क्या करती है, यहाँ पे किसी भी कोशिकाओं के भक्षण में, मतलब जो खराब कोशिकाएं हो रही है उसके भक्षण में यहाँ पे मदद कर रही। बेसोफिल क्या कर रही है, यहाँ पे हिस्टामिन, ये सेरोटोनिन और हिपैरिन का स्त्रावन कर रही है। हिस्टामिन और सीरोटोनिन, हिस्टामिन क्या होता है, एलर्जी कारक होता है, एलर्जी की प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी रहता है। सीरोटोनिन एंटी एलर्जिक होता है, वो जो प्रतिक्रिया हुई है उसको कम करने का काम करता है। जबकि हिपैरिन क्या करता है, ब्लड के क्लॉट होने से रोक लेता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो बेसोफिल और न्यूट्रोफिल है, ये इंफ्लामेटरी प्रोसेस, जो शोधकारी मतलब इंफ्लामेटरी प्रोसेस में यहाँ पे शामिल होते हैं। मतलब बॉडी के अंदर में कोई भी चीज आई है तो उसके लिए कोई ना कोई रिएक्शंस यहाँ पर देते हैं। फिर इयोसिनोफिल्स,
ये क्या कर रही थी, ये भी यहाँ पे संक्रमण से ही बचा रही थी, और इसकी संख्या क्या हो रही थी यहाँ पे 2 से 3% हो रही थी, और एलर्जिक प्रतिक्रियाओं में भी इयोनोफिल्स सम्मिलित हो रही थी। फिर टी लिम्फोसाइट या लिम्फोसाइट कोशिका, ये क्या हो रही थी, थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में हो रही थी, 20 से लेके 25%, दो प्रकार की हो रही थी, एक होती है टी लिम्फोसाइट और एक हो रही है बी लिम्फोसाइट। और यही क्या होती है, हमारी शरीर के जो इम्यून सिस्टम होती है उसकी मेन कोशिकाएं रहती है, मेन कोशिकाएं रहती है। फिर यहाँ पे अभी हमने बोला था प्लेटलेट्स, ये क्या रहती है, यहाँ पे थ्राम्बोसाइट्स रहती है, और ये ब्लड के क्लॉट होने में भी मदद करती है। दूसरी चीज ये भी संक्रमण में संक्रमण को रोकने में मदद करती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में ये क्या करती है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकती है। कहाँ से ये बनती है, तो ये क्या रहती है, मेगा कैरियोसाइट रहती है, मतलब ये अस्थि मज्जा से बनती है, या अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। जो हमारी बोन मैरो रहती है, उस बोन मैरो के अंदर में जो मैट्रिक्स रहता है, उस मैट्रिक्स की कोशिकाओं में यहाँ पे डिवाइडेशन और सेपरेशन होता है, या एक विभेदीकरण होता है, और फिर यहाँ पे प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, फिर है यहाँ पे ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप में क्या हो रहे थे, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप हो रहे थे, कि भाई कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो रहा है, ये चीज हम अब दिखते हैं। तो क्या हो रहा था यहाँ पे ब्लड ग्रुप, तो टोटल अगर देखा जाए तो एनिमल किंगडम में क्या हो रहे थे, 800 ब्लड ग्रुप हो रहे थे, जिसमें से 200 हमको देखने को मिल जाते हैं, और इस 200 में से भी ह्यूमन के अंदर में कितने हो रहे थे, तो हमको 4 ब्लड ग्रुप यहाँ पे टोटल देखने को मिल जाती है, या ह्यूमन के अंदर में सिर्फ 4 ब्लड ग्रुप हमको देखने को मिलती है। और 800 क्या हो रहे थे, जो पूरा एनिमल किंगडम हो रहा था उसमें अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड हो रही थी, वो हो रही थी, जिसमें से 200 ब्लड ग्रुप्स हमको जनरली देखने को मिल जाते हैं, और 4 ब्लड ग्रुप हमको काय में, ह्यूमन के अंदर में देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन के लिए देखेंगे क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, तो 3 चीजें हो रही थी यहाँ पे। जो आरबीसी हो रही थी, उस जैसे आरबीसी हो गई, इस आरबीसी के ऊपर में अगर यहाँ पे ए एंटीजन है तो ये ए ब्लड ग्रुप हो गया। अगर इस आरबीसी के ऊपर में यहाँ पे बी एंटीजन है तो ये बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। कोई आरबीसी है जिसके ऊपर में दोनों ही तरह के एंटीजन उपस्थित है तो वो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। और अगर कोई आरबीसी है जिसके ऊपर में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से हमको 4 पर ब्लड ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। और ब्लड ग्रुप किसके कारण यहाँ पे होते हैं, एंटीजन की उपस्थिति और एंटीजन एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर होते हैं। फिर यहाँ पे हम अगर जेनेटिक्स की बात करें या इसको जीनोटाइप की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इनके लिए कोई भी एक ब्लड ग्रुप के लिए क्या हो रहा था, ये बहुजीनी वंशागति हो रही थी। बहुजीनी मतलब मल्टीपल जीन हेरिटेंस हो रही थी। दूसरी चीज सह प्रभाविता थी, को डोमिनेंस थी, मतलब 2 जीन यहाँ पे एक साथ में प्रभावी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक जैसे ह्यूमन हो रहा था तो ह्यूमन के अंदर में किसी भी लक्षण के लिए क्या रहते हैं, एलील उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर ये ए एंटीजन वाला है और ये मान लो यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट नहीं, तो इस बंदे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, है ना। अगर ऐसे ही यहाँ पर बी एंटीजन है, इसके ऊपर में यहाँ पे I0 है, ये I0 है तो इसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। यहाँ पे IA है और IA क्या है, बी है, तो यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। पता चला दोनों ही एलील ऐसे जिसके ऊपर में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है तो क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ओ हो गया। ठीक है, तो ये चीज तो यहाँ पर याद रखनी है, लेकिन याद रखना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा उसके अंदर में। तो कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा, तो जब यहाँ पे आई, इसको छोड़ो, यहाँ पे IA और आई, बेटा कोई कुछ नहीं हो देगा, ठीक है। IA उपस्थित हो रहा है तो यहाँ पे इसका ब्लड ग्रुप क्या बन रहा है, ए बन रहा है। लेकिन क्या नहीं बन रहा है, तो क्या नहीं बन रहा है, यहाँ पे बी नहीं बन रहा है, ए बी नहीं बन रहा है, और ओ ब्लड ग्रुप नहीं बन रहा। लेकिन अगर एक जीन है जहाँ पे IA है और I0 है, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, यहाँ पे बी नहीं बनेगा और ए भी नहीं बनेगा, ओ बनने के चांस रहेंगे अगर उसके पेरेंट्स के अंदर में ये उपस्थित हो रहे हैं तो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड ग्रुप देख लो,
तो ब्लड ग्रुप में क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं यहाँ पे ए है, तो उसकी जो आरबीसी है उसके ऊपर में एंटीजन क्या है, ए है, और एंटीबॉडी क्या है, तो बी है। और कौन कौन से ग्रुप को ये दे सकता है, तो ए को दे सकता है और बी को। इसको ऐसे यहाँ पर समझो, ये ओ ब्लड ग्रुप हो गया, यहाँ पे ये ए हो गया, यहाँ पर ये बी, मतलब ए बी हो गया, और यहाँ पर ये बी हो गया, और यहाँ पर ये ए हो गया। कौन किसको दे सकता है, तो कौन कौन किसको दे सकता है, तो देखो यहाँ पे ये ओ ए बी को दे सकता है, ओ ए को दे सकता है, ओ बी को दे सकता है, क्योंकि उसके ऊपर में कोई एंटीजन। लेकिन ए को ही दे सकता है, और ए बी को दे सकता है, बी को ही दे सकता है, और ए बी को दे सकता है। और जो ए बी है वो यूनिवर्सल रिसीवर रहता है, कि ये सबसे बस लेता है, किसी को देता नहीं है ना। तो यहाँ पर ये सिर्फ देने का मतलब लेने का कार्य करता, तो ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, जबकि ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि ये हर किसी को ब्लड अपना दे सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर है वो। ये यहाँ पे ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या अंडरलाइन वगैरह या नोट कर लो। ओ क्या है, सर्वदाता है ना, और बी क्या है, सर्वग्राही है, यूनिवर्सल रिसीवर है ये। एक सेकेंड ना, कौन कौन है आज, सुनीता है, राधिका है, नैना है, दीपाली, मनप्रीत, मिताली, दीक्षा, और कौन है, ये 1235 DR कौन है, और ये ओप्पो है भाई। ठीक है, जो भी है, नाम छोड़ दो अपना मैसेज में, नहीं तो फिर ऐड नहीं करेंगे कल से। ठीक है, यस सर। मैं भी हाँ हाँ देख लिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आर एच फैक्टर, तो आर एच फैक्टर यहाँ पर क्या हो रहा था, जिस आरबीसी के ऊपर में यहाँ पे आर एच फैक्टर उपस्थित रहता है, या आर एच बोलना चाहिए, एक तरह का एंटीजन होता है, जिसको रीसस नामक के बंदर में, रीसस बंदर में सबसे पहले देखा था, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम, आर एच फैक्टर। यहाँ पे ये पुराने स्टडियां हो रही है, नई स्टडी के अकॉर्डिंग ये है कि भाई 95% लोगों के अंदर में क्या हो रहा है, आर एच पॉजिटिव होते हैं वो, जबकि 5% लोग क्या रहते हैं, आर एच नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे वो नहीं करेंगे, हम क्या चीज करेंगे, जो एनसीईआरटी का है वही चीज देखेंगे। मतलब 80% ह्यूमन कैसे रहते हैं, यहाँ पे आर एच पॉजिटिव रहते हैं, बाकी जो 20% रहते हैं वो कैसे रहते हैं, आर एच नेगेटिव रहते हैं। फिर यहाँ पे ये याद रखना कि सबसे पहले इस फैक्टर को किसके आरबीसी में देखा था, रिसस फैक्टर के आरबीसी में देखा था, इसीलिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, उसको आर एच फैक्टर बोलते हैं, या वो जो कारक था उसको हमने आर एच एंटीजन नाम दिया था, है ना। किसने मैसेज किया भाई, पल्लवी, ठीक है, ठीक है पल्लवी। तो हमने अभी बताया यहाँ पे कि जिसके अंदर में आर एच एंटीजन उपस्थित रहेगा उसको आर एच प्लस वी बोलेंगे, और जो आर एच नहीं है उसको आर एच नेगेटिव बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, ये प्रतिरक्षा में यहाँ पे दिक्कत करता है, तो यहाँ पे हमको दो कंडीशनें देखने को मिल जाती है। दो कंडीशनों में क्या हो रही थी, एक को बोलते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, ये हमने बोला कि ये प्रतिरक्षा में वो करता है, तो यहाँ पे ये क्या रहता है, आर एच इनकम्प्लेबिलिटी बोलते हैं इसको, आर एच अयोग्यता। किसकी, इसके कारण क्या होता है, जो प्रेग्नेंट मदर रहती है उसके अंदर में जो यहाँ पे भ्रूण बड़ा हो रहा है, वो अगर आर एच पॉजिटिव है और मदर कैसी है, आर एच नेगेटिव है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण वो बेबी की डेथ हो जाती है या मिसकैरेज वगैरह होता है। तो उसके लिए कुछ कंडीशनें रहती है यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पर ये फीमेल हो रही है और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल हो रहा है, अगर ये आर एच पॉजिटिव है, मतलब इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और यहाँ पे फीमेल मेल का भी पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बेबी को। दूसरी चीज, यहाँ पे ये नेगेटिव है, फीमेल भी, मेल भी नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल, यहाँ पे फीमेल पॉजिटिव है और मेल नेगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फीमेल यहाँ पे नेगेटिव है,
है ना। फीमेल क्या हो गई यहाँ पे नेगेटिव हो गया और मेल क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसमें क्या चीज हो रही कि इन तीनों कंडीशन में तो ऐसा हो रहा था कि यहाँ पर भी एंटीजन है यहाँ पे भी एंटीजन, तो हमारा इम्यून सिस्टम कोई रिस्पॉन्स नहीं देने वाला है, सब कुछ ओके है। यहाँ पर भी नेगेटिव नेगेटिव कोई एंटीजन नहीं है, फिर भी ये कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फीमेल पॉजिटिव है और ये मेल नेगेटिव है, तो जो बेबी बन रहा है उसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं, एंटीजन वाला कोई मैटर ही नहीं बनेगा। वो जो एम्ब्रियो है या जो भ्रूण है उसकी बॉडी और फीमेल की बॉडी के ऊपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। लेकिन अगर मेल अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है तो इसके अंदर से एंटीजन जा रहा है यहाँ पे फीमेल में, तो जो फीमेल बॉडी हो रही है उसके अंदर में क्या चीज हो रहा था, यहाँ पे ये बेबी बन रहा है, तो ये कैसे बन गया, यहाँ पे RH पॉजिटिव बन गया, जबकि फीमेल बाहर साइड में क्या हो रही थी, यहाँ पे RH नेगेटिव हो रही थी ना। एक सेकेंड, फीमेल क्या हो रही थी, RH नेगेटिव हो रही थी। अब जो सारा सर्कुलेशन है, हमने बोला कि भाई जो सारा सर्कुलेशन रहता है वो कहाँ से चलता है, मदर से चलता है, मतलब इस मदर की बॉडी में ब्लड जाएगा। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव तो ब्लड जा रहा, तो ये एंटीजन भी कहाँ पे आ गया, इस मदर की बॉडी में आ गया। क्योंकि हमारे अंदर में इम्यून सिस्टम था, तो इम्यून सिस्टम ने क्या चीज करी, यहाँ पर एंटीबॉडियां बनाना चालू कर दी। अब उसने एंटीबॉडियां बनाना चालू करी, तो ये जो एंटीबॉडियां बन रही, ये भी तो यहाँ पे सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है, मदर के अंदर में जा रहा है ये वापस प्लेसेंटा के थ्रू और अम्बिलिकल कॉर्ड से। तो ये एंटीबॉडियां क्या हो गई, इस बेबी के शरीर में आ गई, इस बेबी के शरीर में आ गई, तो यहाँ पे ये आरबीसीओ को नष्ट करेगा, इसकी कोशिकाओं को वो नष्ट करने लगेगा। तो क्योंकि ये एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी का वर्क होता है एंटीजन को नष्ट करना, तो ये बेबी की क्या होने लगेंगी, धीरे धीरे सेल डेड होने लगी। लेकिन अगर मदर का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक है और फर्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम हो रहा था वो क्या कर रहा था, एक उसके पास में मेमोरी सेल रहती है जिससे वो याद रखता है ना। तो जब फर्स्ट टाइम ये एंटीजन जो RH यहाँ पे RH फैक्टर वो था, वो जब फीमेल बॉडी के अंदर में आ रहा है, तो वो जो अब एक मिनट, फीमेल की जो बॉडी है इस एंटीजन को पहचान के रख ले रही थी कि भाई ठीक है यहाँ पे कोई एंटीजन आया, और उसके लिए क्या करना चालू कर दिया, उसने यहाँ पे एंटीबॉडी बनाना चालू कर दी। अब ये एंटीबॉडी फर्स्ट टाइम में तो हमारे इम्यून सिस्टम का ये रहता है कि फर्स्ट टाइम में वो कोई भी चीज के लिए उतने जल्दी रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाता है, जब तक क्या होते हैं 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं और फर्स्ट जो बेबी रहता है, फर्स्ट बेबी का बर्थ हो जाता है। लेकिन सेकेंड वाले टाइम में जहां पे फीमेल क्या थी नेगेटिव और मेल क्या था पॉजिटिव था, यहाँ पे अब इस फीमेल की बॉडी को पता है कि ये कोई एंटीजन है जो इसकी बॉडी में इंटर कर रहा है, तो उसका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, बहुत जल्दी जल्दी एंटीबॉडी बनाएगा और इस अंदर साइड में जो फीमेल के अंदर में जो बेबी ग्रोथ करेगा उसको नष्ट कर देगा। और कितने टाइम में कर रहा है, 4 मंथ में। इसलिए हमको कई बार ये चीज देखने को मिल जाती है कि भाई 4 मंथ में मिसकैरेज हो गया, 4 मंथ का बेबी की डेथ हो गई, तो वो इसीलिए यहाँ पे RH इनकम्प्लेबिलिटी हो जाती है। और इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस बोलते हैं। ये इसको नोट कर लो। अब जब ये कंडीशन हो रही, इरिथ्रोब्लास्टोफिटोलिस वाली कंडीशन हो रही, तो शरीर में क्या हो रही, एनीमिया हो जा रहा है, रक्त की कमी हो जा रही, ब्लड की कमी हो जा रही, जिसके कारण वो जो बेबी रहेगा, जो 9 मंथ वाला भी जो जन्म ले रहा है, उसके अंदर में या तो उसको एनीमिया रहेगा, या तो ये चीज रहेगी कि उसको पीलिया रहेगा, है ना, जॉइंडिस हो सकता है, क्योंकि बिलीरुबिन बिलीमर्डिन की मात्रा यहाँ पे ज्यादा होंगी, ज्यादा मात्रा में यहाँ की इसकी जो आरबीसी है वो उसकी बॉडी के अंदर में नष्ट हो रही थी, तो उसको पीलिया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। हम्म अगली चीज, हम यहाँ पे ये जो हमने अभी यहाँ पे RH इनकम्प्लेबिलिटी बोला था, ये RH का इनकम्प्लेबिलिटी, आवाज आ रही है? हाँ? बाकी लोगों को आवाज आ रही है? सर अच्छे से नहीं आ रही। अब आ जाएंगी, ठीक है।
क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, जो आरएच, वो हमने आरएच इनकम्पेटिबिलिटी बोला, उसके लिए और एक कंडीशन आती है डोनर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, डोनर और रिसीवर के लिए, है ना। तो डोनर और रिसीवर पे क्या चीज हो रही थी, यहाँ पर भी सेम वही चीज आ रही थी। अगर डोनर पॉजिटिव है और रिसीवर पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोनर नेगेटिव है फिर रिसीवर नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। डोनर नेगेटिव है रिसीवर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर डोनर पॉजिटिव है और रिसीवर नेगेटिव है तो ये प्रॉब्लम करेगा, और यहाँ पे ये एंटीजन इसके बॉडी में आएगा, जिसके कारण एंटीबॉडियां बनने लगेंगी, और ये एंटीबॉडी इसके आरबीसी को नष्ट करने लगेंगी। और तुम जो नई आरबीसी यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू इस रिसीवर के अंदर में डाल रहे हैं, उसको भी ये एंटीबॉडियां सब नष्ट करने लगेंगी। तो उसके अंदर में फिर से क्या हो जाएंगी, एनीमिया हो जाएगा, उसको ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है। तो फिर इतनी चीजें हैं आज, है ना। नहीं आज नहीं कर रहे ना, अभी ब्लड के कंपोनेंट वगैरह और ब्लड का जो स्ट्रक्चर वगैरह है, मतलब हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया, हार्ट वाली प्रोसेस, ब्लड क्लॉटिंग हो गई, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे। पर अगली क्लास कब है? हाँ, अगली क्लास कब है? कल। हाँ 14 को है, ठीक है। 14 को, कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं है ना, 12-13 को, ठीक है। 12 और 13 को क्लास नहीं है, परसों क्लास है ना, 14 को। टाइमिंग सेम रहेंगी, टाइमिंग सेम रहेंगी। हाँ नेक्स्ट क्लास सेम रहेंगी, टाइमिंग सेम रहेंगी, है ना। तो वही 6:15 पे है ना, 6:15 से 6:20 के बीच में ज्वाइन करा करो थोड़ा सा, मतलब 20 तक ज्वाइन कर लिया करो, 20 से चालू कर दिया करेंगे ना। और इसके मैं अभी ग्रुप में कुछ ऑब्जेक्टिव डालूंगा, और अभी बाकी लोगों के लिए जो आंसर शीट भेजना था वो आज भेज दूंगा अभी, है ना। अब जाके तो मैंने ये नोट्स को हाथ लगाया था, है ना, तो मैं अभी भेज दूंगा, है ना। हेलो सर। हाँ तो ठीक है फिर, है ना। बाकी की चीजें अगली क्लास में देखेंगे 14 को, है ना। जब तक हम जो भी मैं यहाँ से सेंड करूंगा मटेरियल, वो सब लोग नोट वगैरह करेंगे और सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, और ऑब्जेक्टिव वगैरह सॉल्व करना है ना। जो ग्रुप बना हुआ है हमारा वो टेलीग्राम वाला, उस पे वो ग्रुप ज्वाइन, ये किसने, आंसू नहीं, पल्लवी, पल्लवी नहीं है ज्वाइन, है ना बेटा। वो बायोलॉजी बाय डी बारंगे सर्च करो टेलीग्राम में, और वो ग्रुप को ज्वाइन कर लो, है ना, उसमें सारा मटेरियल मिलता रहेगा, है ना। सर चलो फिर ठीक से है बोलिए फिर, ना ग्रुप का नाम। बायोलॉजी बाय डी बारंगे। यस सर। अभी मैंने बीच में मैसेज भी किया था, वो ग्रुप की लिंक दी थी, वो लिंक से टच कर दोगे तो भी ऐड हो जाओगे, है ना। ठीक है, जी चलो सर। ठीक है, बाय।